तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भी स्वागत में। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके बीच हम लेकर आ रहे हैं मैथमेटिक्स पे पूरी डिटेल्स। इस पे मैथमेटिक्स पे पूरी डिटेल्स। तो मैथमेटिक्स पे पूरी डिटेल्स जानने से पहले हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे जो हमेशा मैं सारे वीडियो में कहता आया हूँ। पहली बात तो ये है कि वीडियो को पूरा देखें, स्टार्ट टू एंड तक वीडियो को आप देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ए टू जेड जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे, जितने भी मन में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होंगे, सबने डाउट्स मैंने यहाँ पर लिख कर लाया है। तो टेंशन ना लें, वीडियो को पूरा देखें। और दूसरी बात ये कि जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ उनसे हम्बल रिक्वेस्ट हो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलना बाकी है। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक्स की ओर। तो हमारा टॉपिक्स क्या है? हमारा टॉपिक्स ये है डिटेल्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जिसको आप बीएससी मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, आईएमएससी मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। CUT-UG 2024 ही चल रहा है। ऐसा ना हो कि 2025 में लोग देखे तो बोले 2025 का ही, इसलिए मैंने लिख दिया 24। ऐसा ना लगे कि 25 का है या 23 का है। आप बीएससी मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, आईएमएससी मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? आपके मन में डाउट्स क्लियर हो रहा होगा, सर हमने तो साइट्स पे देखा, इंटीग्रेटेड मास्टर देखा, इंटीग्रेटेड पीजी लिखा हुआ देखा, यानी कि पूरे हम 5 ईयर्स कोर्स हमको करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहेंगे तो 3 ईयर में भी एग्जिट ले सकते हैं, चाहे तो 5 ईयर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो आप 3 ईयर के बाद एग्जिट ले सकते हैं, चाहे तो 5 ईयर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पे डिपेंड करता है। फिर चलिए सीट्स देख लेते हैं, क्योंकि एडमिशन से पहले जानना ज़रूरी होता है कि मैथमेटिक्स में कितने सीट्स हैं। जब तक आप सीट्स नहीं जान पाएंगे तब तक आपको एक अंदाज़ा नहीं मिल पाएगा कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सीट्स बहुत हद तक ये बता देता है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सीट्स पे तो डिपेंड करता है ना कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं, टोटल कितने सीट्स हैं। चलिए हम सीट्स देख लेते हैं। जनरल के 17 सीट्स है, EWS के 4 सीट्स है, OBC के 10 सीट्स है और SC के 6 सीट्स है, ST के 3 सीट्स है। टोटल 40 सीट्स है। PW के 2 सीट्स है, DP कोटा के 2 सीट्स है, यानी कि 40 टोटल सीट्स है। और 2+2 मैंने इसलिए लिख रखा है कि PWD के 2 है, DP कोटा का 2 है, तो आप 2+2 करेंगे तो टोटल 44 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिख दिया। टोटल 40 सीट्स है और DP कोटा के 2 और PWD कोटा के 2। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान कर चलते हैं कि आप OBC कैटेगरी से आते हैं, तो OBC कैटेगरी में 10 सीट्स है। तो आपको मन में एक डाउट्स आ रहा होगा कि सर क्या जो OBC का बच्चा होगा सिर्फ 10 सीट्स में एडमिशन ले पाएगा? तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रिजर्व है कोटा, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि जो OBC का 10 सीट्स है वो OBC के लिए ही रिजर्व है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो 10 सीट्स में ही OBC का बच्चा एडमिशन लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल का 17 सीट्स है, इसका मतलब ये होता कि जनरल में OBC के बच्चे भी आ सकते हैं, EWS के बच्चे भी आ सकते हैं, SC के बच्चे भी आ सकते हैं, ST के बच्चे भी आ सकते हैं। तो जनरल का मतलब हुआ जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा, जो टॉप रैंक में बच्चे होंगे, उन्हीं का एडमिशन जनरल कैटेगरी से होगा। तो मानकर चलते जो OBC का 10 सीट्स है, 10 बच्चा टॉप 17 में आ गया। किस में आ गया? टॉप 17 में आ गया, यानी कि जनरल सीट्स में आ गया। जो OBC का 10 बच्चा है टॉप 17 में आ गया। जो OBC का 10 बस टॉप 17 में आ गया तो इसका एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। जब OBC का 10 बच्चा का एडमिशन जनरल कैटेगरी से हो जाएगा तो OBC वाला सीट्स खाली रह जाएगा। तो जो OBC सीट्स वाला खाली होगा तो इसमें OBC का बच्चा कहाँ ही एडमिशन होगा, ध्यान रखना चाहिए। तो 10 जनरल से एडमिशन ले लेगा और जो खाली होगा सीट्स 10 वाला सीट्स, वो फिर इसमें 10 सीट OBC के बच्चे ही भरेंगे। इस प्रकार से एडमिशन होता है। यह ना सोचे कि सिर्फ 10 सीट्स में OBC के बच्चा का एडमिशन लेगा। मैंने सीट्स का डाउट क्लियर कर दिया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, क्योंकि आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप लें, सबसे पहले आपका ड्यूटी बनता है कि वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। जब तक आप क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं तब तक फॉर्म अप्लाई नहीं करें, क्योंकि कुछ फ़ायदा उससे आपको नहीं होगा, ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा उससे। क्योंकि जब तक आप क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाएंगे तब तक आपको एडमिशन होगा नहीं, और आप फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे तो उसका पैसा आपको वेस्ट हो जाएगा और टाइम भी आपका वेस्ट होगा। इसलिए पहले क्राइटेरिया चेक कर लें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का क्या क्राइटेरिया है बीएससी मैथमेटिक्स या आईएमएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने के लिए? तो क्राइटेरिया ये 60% मार्क्स एट +2 लेवल। कितना? 60% मार्क्स एट +2 लेवल।
आपके 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट्स। साइंस सब्जेक्ट के साथ आपके 12th में 60% मार्क्स होना चाहिए। वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विथ मैथमेटिक्स, विथ साइंस सब्जेक्ट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विथ मैथमेटिक्स। ये कह रहा है कि 12th में आपके 60% मार्क्स होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट्स के साथ होना चाहिए, उसमें भी मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि मैथमेटिक्स नहीं लेकर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो ले लेते हैं, तो नहीं, आपको मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने के लिए आपको मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। और अब आगे बढ़ते हैं कि आपका मेरिट किस अकॉर्डिंग बनेगा, किस बेस पे आपका मेरिट बनेगा। एक क्राइटेरिया तो आपने चेक कर लिया, अब आपके मन में डाउट्स आ रहे होंगे, सर मेरा मेरिट कैसे बनेगा। सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना मेरिट बनने का प्रोसेस होता है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का अपना प्रोसेस है इन मेरिट बनाने का, यानी कि किस बेस पे आपका एडमिशन होगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 2 गो टर्म आता है, एक कोर पेपर आता है, एक क्वालिफाइंग पेपर आता है। आप जब भी PDF खोलेंगे, शायद आप पेड काउंसलिंग वाले बच्चे नहीं होंगे तो आपको नहीं पता होगा, पेड काउंसलिंग वाले बच्चों को पता होगा, क्योंकि मैंने उनको PDF भेजा है। तो 2 गो टर्म आता है, एक कोर पेपर आता है, एक क्वालिफाइंग पेपर आता है। जो कोर पेपर होता है उसी से आपका मेरिट बनेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन्स कोर पेपर के बेस पे बनेगा, और जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। कोर पेपर से आपका मेरिट बनेगा और क्वालिफाइंग पेपर आपको बस क्वालिफाई करना है। तो कोर पेपर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों ऐड होकर आपका मेरिट बनेगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप जितने आपको मार्क्स आपने गेन किया होगा उसको ऐड कर कर आपका मेरिट बनेगा। और जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। कितने मार्क्स के? नीट 50 मार्क्स, 50 मार्क्स आपको चाहिए फॉर इंग्लिश क्वालिफाइंग के लिए। 50 मार्क्स से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, 50 मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने ये क्लियर कर दिया मेरिट वाला, क्योंकि मेरिट आपका इसी से बनेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका मेरिट स्कोर कार्ड बनेगा। कटअप की मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कटअप ऐसा कुछ बर्ड नहीं है, क्योंकि आप जनरली किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आप क्या सर्च करते हैं? कटअप यूनिवर्सिटी। जैसे मान चाहते हैं BHU में आपको एडमिशन लेना, तो क्या करेंगे? BHU BSc मैथमेटिक्स कटअप। तो ऐसा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कटअप रिलीज भी नहीं करता। कटअप एक एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट से ही पूछने पे पता चलता कि आपके कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था, क्योंकि यूनिवर्सिटी रिलीज नहीं करता। नहीं करने का कारण ये भी मैं बताता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है वो ऑफलाइन एडमिशन्स लेता है। ऑफलाइन एडमिशन्स में प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे तो बहुत सारा फॉर्म फिलिंग किए होंगे, तो जितने बच्चे फॉर्म फिलिंग किए होंगे वो BHU में भी बहुत सारे बच्चे किए होंगे, बहुत सारे बच्चे JNU में भी किए होंगे, बहुत सारे बच्चे DU में भी किए होंगे, जामिया में भी किए होंगे। तो बहुत सारे बच्चे के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका होगा। मान के चलते यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 30 को एडमिशन से 31 को एडमिशन से, तो BHU में फर्स्ट राउंड का एडमिशन हो गया है, DU में फर्स्ट राउंड का एडमिशन हो गया है। तो जो बच्चे SU में भी अप्लाई किए होंगे तो उन्होंने एडमिशन, उनका अगर फेवरेट यूनिवर्सिटी BHU हो तो BHU ले लिए होंगे, DU होगा तो DU ले चुके होंगे। तो इस तरह से सीट्स खाली हो जाता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का नियम ये है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आपके लिए फेवरेट है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन आकर एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो जो बच्चे यहाँ पर आते हैं फिजिकली प्रेजेंट होते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। चाहे आपके मान के चलते हो कि तो मैथमेटिक्स में 40 सीट्स है, तो जो 30 बच्चा टॉप रैंक वाले हैं, मान के चलते 30 बच्चे 300 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, 2 2 4 200, तो 300 मार्क्स स्कोर कर लिए 30 बच्चा। जो 10 बच्चा है मान के चलिए 50 मार्क्स ही स्कोर किया है, यानी कि मान कर चलते हैं कि 25 25 हो गया। इसमें मान कर चलो कुछ ही मार्क्स स्कोर किया, यानी कि 10 20 30 मार्क्स स्कोर किया, मान चले 15 और कर लिया। तो मान के चले कि जो 30 बच्चा है, 30 बच्चा वो 300 मार्क्स स्कोर किया। जो 10 बच्चा होगा मान के चलो 50 मार्क्स ही स्कोर किया है, तो भी जो 10 बच्चा उनका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे कटअप के जैसा कुछ बर्ड नहीं है। जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए आएंगे उनका सभी का एडमिशन हो जाता है, यानी कि जितने सीट्स हैं उतने के ही होंगे, पर जितने बच्चे आएंगे उतना में ही एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई टॉप जिनका 500 मार्क्स आ रहा है वो नहीं आए तो भी उनका एडमिशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे यहाँ आएंगे चाहे आपके कितने भी मार्क्स, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो आएंगे उन्हीं का एडमिशन होगा। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, बाद में आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। एक मोटा मोटी यानी कि एक अनुमान के रूप में मैं कटअप यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ। जनरल के लिए 300 आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं।
बिल्कुल आपका सेफ स्कोर है। अगर आप EWS से हैं तो 300 मार्क्स आपका है, तो बिल्कुल आप भी टेंशन ना लें। जो जनरल वाले हैं प्लस माइनस भी हो सकता है, EWS वाले माइनस ही हो सकता, प्लस नहीं हो सकता है। OBC से अगर आपके 250 मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। SC वाले बच्चे 220, ST वाले बच्चे 200 या 180 के आसपास आपके मार्क्स हैं, तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं। और PWD वाले बच्चे के लिए नन, क्योंकि जो PWD वाला बच्चा उन पर डिपेंड करता है कि PWD वाले बच्चे कितने बच्चे अप्लाई किए हैं फॉर्म, या कभी कभी होता है PWD वाले बच्चे किसी भी कोर्सेस में अप्लाई नहीं भी करते हैं, तो कटअप बहुत मुश्किल होता है, जो आते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट आपको 22 अगस्त को आएगा, बढ़ भी सकता है डेट, क्योंकि ये संभावना एक अनुमान की तरह पर, क्योंकि जो लास्ट डेट था फॉर्म फिलिंग का 15 अगस्त था, 15 अगस्त बढ़ाकर 19 अगस्त कर दिया गया था। इस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि डेट बढ़ भी सकता है। अगर डेट बढ़ेगा तो मैं आपको यूट्यूब पर इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट अभी 22 अगस्त आ रहा है मेरिट लिस्ट के लिए। काउंसलिंग आपको 30 और 31 अगस्त होगा। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा अक्सर, मैथमेटिक्स वाला का 30 को होगा, 31 को काउंसलिंग होगा। ये आपको मेरिट लिस्ट में पता चल जाएगा। जिस दिन मेरिट लिस्ट आएगा उसी में आपको बता दिया जाएगा कि आपके काउंसलिंग 30 को है या 31 को है। क्लासेस आपके 2 सितंबर से चलेंगे, ये इतना क्लियर कर लिया। अब मैं आता हूँ फ़ी स्ट्रक्चर्स पर, कि मैथमेटिक्स में BSc मैथमेटिक्स और IMSc मैथमेटिक्स में आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ़ी स्ट्रक्चर मेस प्लस हॉस्टल का मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और बोर्ड भी आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं इंक्लूड नहीं कर पाया इसलिए। तो मेस प्लस हॉस्टल के लिए मैं सेपरेट वीडियो यूट्यूब पर बना चुका हूँ, आप जाकर सर्च करेंगे शिक्षा भी सौरभ हॉस्टल फैसिलिटीज या हॉस्टल वीडियो करके तो आ जाएगा। फिर मेस वाले भी अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद शिक्षा भी सौरभ मेस फैसिलिटीज़ वगैरह, तो मेस पे भी वीडियो आ जाएगा। दोनों पर सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा, वहाँ पर जाकर चेक कर लेंगे मेस और हॉस्टल वाला। अब मैं आ जाता हूँ पढ़ाई पे कितना फ़ी आपको देना पड़ेगा, यानी स्टडी में आपको कितना फ़ी खर्च होगा, जिसको आप ट्यूशन फ़ी एक तरह से बोल सकते हैं, या सेमेस्टर फ़ी भी आप एक तरह से बोल सकते हैं। तो एडमिशन फ़ी आपको कितना देना पड़ेगा, एडमिशन टाइम आपको कितना देना पड़ेगा। एडमिशन टाइम आपको टोटल 10,135 रुपीज़ देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10,135 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। प्लस इसमें 1 सेमेस्टर का पैसा इंक्लूडेड है, यानी कि एक सेमेस्टर आपको पैसा इसमें ले लिया गया, यानी कि आपको एक सेमेस्टर जब ये एडमिशन्स आप लेंगे तो उस सेमेस्टर का आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा इसमें इंक्लूडेड कर दिया गया। तो टोटल पैसा एडमिशन टाइम आपको कितना लगेगा? 10,135 रुपीज़। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, आप सोच रहे होंगे 10,135 में इसमें क्या क्या हमारे पैसा इंक्लूड कर रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 10,135 में आपको किस किस बेसिस पर आपका पैसा लिया जा रहा है। ट्यूशन फी आपको 3,725 है, तो इस जो फर्स्ट सेमेस्टर की इंक्लूडेड कर दिया गया है। 3,725 सेमेस्टर फ़ी है, जिसको ट्यूशन फ़ी आप बोल सकते हैं। स्टूडेंट यूनियन फंड आपको 530 रुपीज़ लिया जा रहा है। स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपको 240 रुपीज़ लिया जा रहा है। मेडिकल फ़ी आपको 2120 लिया जा रहा है, 2,120 रुपीज़ आपको लिया जा रहा है। और जो डिपॉजिट है, जिसको आप रिफंडेबल भी बोल सकते हैं, 3,520 लिया जा रहा है, यानी कि 3,520 रुपीज़ आपको लिया जा रहा है। ये रिफंडेबल डिपॉजिट है, जब आप एडमिशन कैंसिल कराकर यहाँ से जाएंगे तो आपको ये पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, 3,520 रुपीज़। तो मैं आपको फिर से यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट यूनियन फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है और मेडिकल फ़ी आपको ईयरली देना पड़ेगा, सेमेस्टर में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 1 साल के पैसा आप इसमें दे दिए हैं एडमिशन टाइम ही, एडमिशन के जब आपके 1 साल पूरे हो जाएंगे तब फिर से आपको ये पैसा देना पड़ेगा 530, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 240 और मेडिकल फ़ी 2120, यानी कि आपके एडमिशन के अगले साल आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा। एडमिशन टाइम आपको इतना देना पड़ेगा, मैं क्लियर कर दिया हूँ। फिर ये फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा इसमें आपने इसमें इंक्लूड कर दिया। फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी कितना 3,725 है, सेमेस्टर फ़ी है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना देना पड़ेगा? 3,725 रुपीज़ आपको सेकेंड सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेमेस्टर फ़ी इतना ही है, क्योंकि सेमेस्टर 6 महीने की होता है। एक 6 महीने का पैसा आपने दे दिया है, फिर अगले 6 महीने में आपको इतना पैसा पे करना, तो 6 महीने और 6 महीने 1 साल हो जाएंगे। फिर अगले साल आपको फिर से पे करना पड़ेगा स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, मेडिकल फ़ी जो मैंने यहाँ लिख दिया, या ट्यूशन सेमेस्टर फ़ी, स्टूडेंट यूनियन फंड, वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी, सभी को जोड़कर 6,615 यानी 6,615 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा
3 सेमेस्टर में, 5 सेमेस्टर में, 7 सेमेस्टर में, 9 सेमेस्टर में। ये 4 सेमेस्टर में आपको इतना पे करना पड़ेगा 6,615 रुपीज़। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 3rd सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 9 सेमेस्टर में। फिर 4 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर और 10 सेमेस्टर में आपको कितना पे करना पड़ेगा? 3,725 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल के आपने पैसा दे दिया था, फिर उसके बाद 6 महीना जुटेंगे तो ट्यूशन फी आपको फिर से देना पड़ेगा 3,725। इसलिए मैंने क्लियर ही कर रखा किस सेमेस्टर में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। 9 सेमेस्टर तक है, फिर यहाँ से 10 सेमेस्टर तक है, आप देख लेंगे। मुझे लगता है कि मैंने आपका हर डाउट क्लियर कर दिया है, कुछ भी मन में डाउट्स नहीं होना चाहिए। जो पीएच स्टूडेंट है, पीएच स्टूडेंट के लिए कुछ पैसा कम लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो पीएच स्टूडेंट के लिए एडमिशन टाइम आपको देना पड़ेगा 6,410। जो पीएच स्टूडेंट उनको कितना देना पड़ेगा? 6,410 रुपीज़ आपको एडमिशन टाइम में देना पड़ेगा। बाकी उनके लिए सेमेस्टर फ़ी नहीं लगता है, उनके लिए ईयरली फ़ी लगता है 2,890 रुपीज़ आपको ईयरली देना पड़ेगा, यानी कि आपको हर साल देना पड़ेगा एडमिशन के बाद 2,890 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। उनके लिए सेमेस्टर फ़ी नहीं लगता। जो तेलंगाना के SC/ST स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, पीएच स्टूडेंट की तरह ही है। तेलंगाना के जो SC/ST स्टूडेंट उनके लिए भी सेम पीएच स्टूडेंट की तरह ही फ़ी काम करेगा। तो मुझे लगता है मैंने आपका क्लियर कर दिया है, आपके मन में किसी भी तरह के कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। फिर भी इसके बाद भी सब किसी का मन में डाउट्स होता है, स्टूडेंट के मन में डाउट्स होता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किससे जुड़े हैं? आप शिक्षा भी सौरभ से जुड़े हैं। तो शिक्षा भी सौरभ से जुड़ने वाले किसी भी स्टूडेंट को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि मैंने कितना स्टूडेंट के लिए काम किया है, पीजी वाले बच्चे हों चाहे यूजी वाले बच्चे हों, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो डाउट्स को मैं किसी और वीडियो में बताने के प्रयास करूँगा। तो मैं अब सारे कुछ बता दिया। मैं आपसे 2 मिनट और लेना चाहूँगा कि मैं आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे, मैंने पेड काउंसलिंग लॉन्च कर दिया है। ध्यान से सुने, आपके फ़ायदा के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप एडमिशन में आपको कोई प्रॉब्लम से नहीं होगा, तो इसलिए पूरा ध्यान से सुने। आपके लिए मैंने पेड काउंसलिंग लाया, जैसा आपने देखा भी होगा, मैंने 15 अगस्त से पहले पेड काउंसलिंग यूट्यूब पर लॉन्च कर दिया था, और 15 अगस्त को मैंने कुछ उसमें 50% छूट भी दिया था। तो पेड काउंसलिंग हमने लॉन्च कर दिया है। तो पेड काउंसलिंग क्या होता, पहले ये जान लिए 1 मिनट में। पेड काउंसलिंग का सीधा ये मतलब होता है कि जब तक आपका एडमिशन्स नहीं हो जाता तब तक हम आपको हेल्प करेंगे। कि कैसे हेल्प करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। पर पेड काउंसलिंग का मोटा मोटी मतलब ये होता है कि जब तक आपका एडमिशन्स नहीं हो जाता तब तक हम आपको हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? जैसे मैंने आपको वीडियो बताया, वीडियो बनाकर दे दिया, जितने भी आपके मन में डाउट्स हो सकते थे, फिर भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आप बस पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो यूट्यूब बॉक्स में आप कमेंट्स बॉक्स पूछेंगे तो वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सारे बच्चे का रिप्लाई करना इम्पॉसिबल है, जैसा आप भी जानते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत इम्पॉसिबल है। तो उसी के लिए मैं पेड काउंसलिंग लाया हूँ, क्योंकि अभी आपके डॉक्यूमेंट्स इश्यू हो सकते हैं, एडमिशन्स में कुछ डाउट्स हो सकता है आपके मन में, या सब्जेक्ट्स के लेकर कुछ डाउट्स हो सकता है, कुछ भी आपके मन में डाउट्स हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेड काउंसलिंग से आप जब जुड़ जाएंगे तो आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। इस तरह से आप हमसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हमसे 24 आवर कॉल पे भी रह सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी रह सकते हैं, और अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ये आपको पेड काउंसलिंग में फैसिलिटी दिया जाएगा। और जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वहाँ मैं आपके साथ रहूँगा। जहाँ पे भी आपका काउंसलिंग होगा पूरी तरह से मैं आपको हेल्प करूँगा, डॉक्यूमेंट्स इशू वगैरह में लेकर एडमिशन इशू में वगैरह, हॉस्टल इशू वगैरह में, जहाँ तक हो सकता है मेरे से। तो जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो हम आपको हेल्प करेंगे काउंसलिंग टाइम। ये आपको पेड काउंसलिंग के लिए बता दिया गया। पेड काउंसलिंग हमने लॉन्च किया आपके लिए। तो फिर से मैं 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। पेड काउंसलिंग हमने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। पर आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दिया जाएगा? पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, जो मेरा पर्सनली कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, जो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा। 24 आवर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। चौथा फैसिलिटी क्या दिया जाएगा? जब आप काउंसलिंग टाइम यहाँ आएंगे तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा वहाँ। ये हुआ। और बाकी आपको कैसे यहाँ आपको काउंसलिंग टाइम कैसे यहाँ आना है, कहाँ आपको रुकना है,
तो ये सारी डाउट्स आप कैसे पूछ सकते हैं, तो पेड काउंसलिंग में सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। पेड काउंसलिंग में आपको आपके मन जितने भी डाउट्स हो सकते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बारे में भी, कहीं और आपने अप्लाई किया होगा, सभी यूनिवर्सिटी के बारे में आप पूछ सकते हैं, ये आपको फैसिलिटी दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फ़ी कितना लगेगा पेड काउंसलिंग से जुड़ने के लिए। चलिए हम फ़ी देख रहे थे, बहुत कम फ़ी है। आप अब जैसे ही वीडियो देखेंगे तो वीडियो के देखने के बाद आप आराम से पे कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं वीडियो को देखते देखते आपको पे करने का मन करे, इतना कम हमने फ़ी रखा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 200 रुपीज़ लगेगा। अगर आप EWS से हैं तो 150 रुपीज़ आपको लगेगा। अगर आप OBC SC ST से PWD से हैं तो आपको 100 रुपीज़ लगेगा। ये फ़ी है। और अभी आपके मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर या भैया हम पेड काउंसलिंग से कैसे जुड़ें। तो सिंपल प्रोसेस है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे 4 लिंक दिया गया है। सबसे नीचे लिंक व्हाट्सअप लिंक दिया गया है। व्हाट्सअप लिंक का स्पेशल ओनली पेड काउंसलिंग के लिए और पेड कोर्सेज़ के लिए ही बनाया गया है। तो व्हाट्सअप लिंक पर जाइए, वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके कीबोर्ड में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, हाई आई वांट टू इनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेस। बस वहाँ पे आपको क्लिक कर देना, हमारे व्हाट्सएप पे जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है हमारे शिक्षा विद सौरभ का, उस पर आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा, मैसेज करने के बाद आपको क्या करना है, हमारे तरफ से एक मैसेज जाएगा इंट्रोडक्शंस के रूप में। वो इंट्रोडक्शंस क्या होगा, जो हमने अभी आपको बताया, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दिया जाएगा, कितना पैसा लगेगा, यही सब इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, इंट्रोडक्शन जैसे ही आपके पास इंट्रोडक्शन जाएगा आप पैसा पे कर देंगे, कितना जी आपके अपने कैटेगरी के अनुसार। आप पे करने के बाद आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट, जो भी आप पे करेंगे उसका स्क्रीनशॉट, और जो आपने फॉर्म भरा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के, जो भी आपने फॉर्म भरा होगा वो फॉर्म ये शिक्षा विद सौरभ वाला व्हाट्सएप पे जहाँ पे आपने मैसेज किया उसी पे दोनों चीज़ भेज देना। क्या क्या भेजना है, फर्स्ट थिंग करना, जो पैसा पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का आपने फॉर्म भरा होगा उसका जो कॉपी होगा, किसी एक कॉपी, जिसे मान कर चलते हैं कि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया होगा, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी, तो कोई एक सब्जेक्ट का आप भेज देंगे हमको फॉर्म, जो होगा अपने भरा होगा फॉर्म वो भेज देंगे शिक्षा विद सौरभ वाला व्हाट्सएप पे। ये सिंपल प्रोसेस जुड़ने के लिए। मन है आप तो जुड़ सकते हैं, नहीं मन है तो कोई बात नहीं। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं पेड काउंसलिंग में, उनके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, जो देख रहे होंगे पेड काउंसलिंग वाले बच्चे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, खेलते रहें, और जल्द आप कैंपस आने वाले हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब कैंपस आप आ ही रहे हैं तो प्लीज़ आपके गांव में या जितने भी फ्रेंड्स वगैरह सबसे मिल लें, क्योंकि जब आप यहां आ जाएंगे, हैदराबाद बहुत दूर है, शायद आप भी जानते होंगे। जब आप यहां आ जाएंगे तो आप उन दोस्तों से आप मिल नहीं पाएंगे जिनसे आप मिलना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने फैमिली से आप एक बार अपने गाँव को पूरी तरह से देख लें, अपने शहर को एक बार पूरी तरह से देख लें, अपने दोस्तों को एक बार देख लें, यानी जिससे आपको मिलना चाहते हैं, जो जिससे आपको यादें जुड़ा हुआ है, वो सभी से आप जो सभी के साथ मिलकर अपने यादें बड़ा कर लें, क्योंकि दूरी बन जाने के बाद यादें हमेशा छोटा हो जाती है। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।